ये वो वीडियो है जिसने सोशल मीडिया और दुनिया को हैरान कर दिया है। एक युवा महिला को ब्राजील में एक छोड़े गए पुल से बिना सेफ्टी कॉर्ड के रोप जंपिंग की घटना में फेंका जाता हुआ देखा गया, जो भयानक रूप से गलत साबित हुई। वो 130 फीट नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन पर आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार पर भी दोष लगाया जा रहा है। हम एक ब्राजीली आपराधिक रक्षा वकील से पूछ रहे हैं कि क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ऐसी घटना कैसे हो सकती है। साइड बार में आपका स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। मुझे यकीन है कि आपने इसे अपनी सोशल मीडिया पेजों पर देखा होगा। दुर्भाग्यवश 13 जून का ये भयानक वीडियो, जिसमें एक महिला को एक परित्यक्त पुल से 130 फीट नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। इस रोप जंपिंग की घटना में उसकी मौत हो जाती है, जो भयानक रूप से गलत साबित हुई थी। और अब 3 कथित प्रशिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। यही है ये कहानी। ये मामला है 21 वर्षीय मारिया एडुआर्डा रोड्रिगेज डी फ्रीटास का, जो शनिवार को पोंते दो एस्केलेतो पर अपनी मौत के मुंह में चली गईं। अब ये एक पुल है लिमेरा में। ये एक शहर है जो साओ पाउलो ब्राजील के उत्तर में 90 मील से भी अधिक दूर है। अब इसे कंकाल पुल कहा जाता है। करीब 30 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कभी रेल लाइन का हिस्सा था। जब आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वो हेलमेट और हार्नेस पहने हुए दिखती हैं, लेकिन वह किसी भी सुरक्षा उपकरण या रस्सी से जुड़ी नहीं थीं। रिपोर्टिंग के आधार पर, और शायद आप वीडियो में भी देख सकते हैं, प्रशिक्षक सुरक्षा रस्सी से जुड़े हुए नजर आते हैं। और अगर ये सच है, तो ये इस कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। मारिया एडुआर्डा ने जाहिर तौर पर इस हवाई जहाज जैसी सुपरमैन पोज में पुल से फेंके जाने के लिए कहा था। कथित तौर पर 2 प्रशिक्षक उन्हें डाइविंग प्लेटफॉर्म पर ले गए और फिर किनारे से नीचे फेंक दिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो वाकई भयानक है। पृष्ठभूमि में लोग चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं, रस्सी, लोग, रस्सी, या लड़कों, रस्सी। सोशल मीडिया पर उस ग्रुप के पोस्ट किए वीडियो, जो एंत्रे कॉर्डास जंप्स का आयोजन कर रहा था, असल में क्या होना चाहिए था दिखाते हैं। एक हार्नेस के साथ रस्सी से बंधे व्यक्ति को या तो फेंका जाता है या वह पुल से कूदता है और आगे पीछे झूलता है। एक प्रत्यक्षदर्शी, अगोरा अदनेज, ने आउटलेट ईपीटीवी को बताया कि वह पुल पर था और उसने देखा कि मारिया एडुआर्डा को छोड़ने के बाद लोग घबरा गए थे। उद्धरण: वहां काफी लोग थे। सिर्फ चंद लोग नहीं थे, वहां बच्चे भी थे, कुछ केवल 6 साल के। उन्होंने यह सब होते देखा। दृश्य बहुत तीव्र था और लोग घबरा गए थे। कुछ लोग जो पीछे थे, उन्होंने अपना सामान उठाया और वहां से निकलने लगे। असल में मीडिया आउटलेट थॉट कैटलॉग के अनुसार एडनेज ने कहा कि अगली बारी उसकी थी, मारिया एडुआर्डा की नहीं। मुझे ये बात भी साफ साफ कहनी है, ये बहुत दुखद है। इससे पहले कि ये हुआ, मारिया एडुआर्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद को पुल पर दिखाते हुए पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, कौन है वो पागल जिसने मुझे पुल से कूदने दिया। उसने पुल के पास लगे एक चेतावनी बोर्ड की तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें खतरनाक हालात की चेतावनी दी गई थी और ये बताया गया था कि वो इलाका सुरक्षित नहीं है। एमएसएन के मुताबिक ब्राजील की मिलिट्री पुलिस ने बताया कि 2 संदिग्ध घटना के बाद जंगल में भाग गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से खोजा गया। एक और शख्स गिरफ्तार हुआ, यानी कुल 3 लोग शामिल थे। आउटलेट यूओएल आनोस की रिपोर्ट के अनुसार 2 संदिग्धों ने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। जीवन ग्लोबो के अनुसार उनकी पहचान लुइस फेलिपे फेलिसियानो एगोरो 32 वर्ष के रूप में हुई है। मेट्रोपोलिस की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य पुलिस के मुताबिक वो एक नागरिक फायर फाइटर है और विटोर डी फ्रीटास गोंकाल्वेस 27 वर्ष के हैं। मेट्रोपोलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके वर्क परमिट से वे टूर ऑपरेटर हैं और मैकॉन फर्नांडेस सिंत्रा 42 वर्ष के हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं। ओ ग्लोबो के अनुसार उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि ये युवती ठीक से सुरक्षित क्यों नहीं थी। जीए ग्लोबो ने रिपोर्ट किया कि संदिग्ध भी असमंजस में दिखाई दे रहे थे। वे ये नहीं बता सके कि ये किसका काम था, किसकी जिम्मेदारी थी रस्सी को जोड़ने की, या ये समझाने की कि सुरक्षा जांच, सुरक्षा निरीक्षण पहले से क्यों नहीं किया गया था। ठीक है,
मुझे पता है ये अलग विषय है, लेकिन जो भी कोई बिजनेस चला रहा है उसके लिए यह पहले से ही काफी मुश्किल है। सवाल यह है कि चीजों को मैनुअली करके या दर्जनों ऐसे ऐप्स पर निर्भर रहकर जो आपस में सही से कनेक्ट नहीं होते, क्यों और मुश्किल बनाना। यहीं पर हमारे स्पॉन्सर ओडू काम आता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड एप्स का सेट आपकी सभी ऑपरेशंस, सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग को बिना रुकावट जोड़ता है। ओडू अपने आप ये प्रोफेशनल, आकर्षक दिखने वाले सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और वेंडर बिल्स जनरेट कर सकता है और ये अपने आप सेल्स टीम्स असाइन कर सकता है, हर सेल्स स्टेज पर ईमेल अपडेट भेज सकता है और यहां तक कि एआई का इस्तेमाल करके ऐसे रिपोर्ट्स भी निकाल सकता है जो आपके फैसले लेने में मदद करें। मैन्युफैक्चरिंग में इनके एप्स इन्वेंट्री को रियल टाइम प्रोडक्शन और खरीदारी के अपडेट्स के साथ सिंक करते हैं, जिससे स्टॉक खत्म नहीं होता। अकाउंटिंग भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। ओडू इनवॉइस बना सकता है, खर्चे ट्रैक कर सकता है और एआई से डेटा समरी कर सकता है, जिससे आपके सैकड़ों घंटे बचेंगे। सबसे अच्छी बात जानते हैं, आप अपने ऐप्स चुन सकते हैं और यहां तक कि कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं ताकि सब कुछ आपकी बिजनेस की व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह से टेलर किया जा सके। आज ही ओडू एक्सपर्ट से मुफ्त सलाह लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाएं। odu.com// या odu.com/login पर। बच्ची नोटिसियस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता था कि मारिया एडवार्डा को सुरक्षित नहीं किया गया था और उसे लोगों की चीखें सुनकर ही एहसास हुआ। वो दावा करता है कि उसी समय वो प्लेटफॉर्म से निकला, उसने देखा कि क्या हुआ है। दावा करता है कि वो रस्सी के सहारे नीचे उतरा, पुलिस को देखा, एक स्वास्थ्य कर्मी को जीवन रक्षक उपाय करते हुए देखा। असल में यह इस कहानी का एक और सिहरन पैदा करने वाला पहलू है। टीएमजी के अनुसार एक नर्स जिनका नाम रेजा डियाज बताया गया है, जिन्होंने जाहिर तौर पर मारिया एडवार्डा को बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने स्थानीय समाचार को बताया कि जमीन पर गिरने के बाद भी वो जिंदा थीं। और हमने दूसरी रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि मारिया एडवार्डा को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया था और उनका शव लीगल इंस्टीट्यूट ले जाया गया था। ये डेली मेल के अनुसार है। तो शुरुआत में कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई, 3 को रिहा कर दिया गया और फिर जिन 3 लोगों का मैंने पहले जिक्र किया था उन पर आखिरकार आरोप लगाए गए। मैंने इसे 2 तरह से देखा है, जिसमें उन पर निहित दुर्भावना के साथ हत्या का आरोप लगा है। 30 यूओएल आनोस की रिपोर्टिंग के अनुसार इसका मतलब है हत्या की सीधी मंशा नहीं थी, पर मौत का जोखिम स्वीकार किया गया। मैं सोच रहा हूं हम इस पर बाद में बात करेंगे। मैं सोच रहा हूं क्या ये वैसे ही है जैसे कुछ मामलों में दूसरी डिग्री की हत्या होती है, जहां जीवन के प्रति उदासीनता या गैर इरादतन हत्या होती है, या स्पष्ट या ज्ञात जोखिम के प्रति लापरवाह उपेक्षा है। मैं फिर से इस पर बात करना चाहता हूं, एक ब्राजीली वकील के साथ जिसे हम बुलाने वाले हैं। आउटलेट G1 ने कहा कि उन पर संभावित परिणाम को स्वीकार करते हुए हत्या का आरोप था। यह देखने का दूसरा तरीका है। अनुवाद में थोड़ा अंतर हो सकता है, संभव है अनुवाद में कुछ अंतर हो, लेकिन वीडियो में ये तीनों बताए जा रहे हैं। G1 की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों मामलों को एहतियाती हिरासत में बदल दिया गया है और ये लोग अभी हिरासत में हैं। फिर से हम इस ब्राजीली वकील को ला रहे हैं जो अभी थोड़ी देर में आपको ये सब समझाएंगे। एक बात साफ कर दूं, मुझे नहीं पता कि इस बारे में गलत रिपोर्टिंग हुई है या नहीं, लेकिन ये बंजी जंपिंग नहीं है, ठीक है? ये रोप जंपिंग है, ये अलग है। बंजी जंपिंग में इलास्टिक कॉर्ड से ऊपर नीचे उछाल आता है। रोप जंपिंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है जिसमें खास रस्सियों और कॉर्ड से अंत में हॉरिजॉन्टल पेंडुलम जैसा झूला बनता है। 30 यूओएल अनोस के अनुसार सिर्फ बंजी जंपिंग का प्रोटोकॉल ABNT में रजिस्टर्ड है। ये ब्राजीलियाई तकनीकी मानक संघ है। बंजी कॉर्ड्स को कौन बेच या खरीद सकता है, इसके लिए सख्त नियम हैं। डेलीगेट आंद्रेया डांटास लेवी ने ग्लोबो आउटलेट को बताया कि जिस कंपनी ने रोप जंप चलाया, उद्धरण, उसके पास वहां की अनुमति नहीं थी और ये मारिया एडवार्डा के जंप पर रस्सी लगाने की जांच और निगरानी में चूक का नतीजा था। G1 रिपोर्ट करता है कि वीडियो में जो लोग उसे उठा रहे हैं वे ऐसी शर्ट पहने हुए नजर आते हैं जिन पर एंथ्रेकॉर्डस और आईएवॉय ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये रस्सी कूदने वाले अनौपचारिक समूह है, इसके पीछे कोई आधिकारिक कंपनी नहीं है। थॉट कैटलॉग के अनुसार इस रस्सी कूदने के अनुभव के लिए टिकट की कीमत लगभग 130 से 180 रियास के बीच है, जो कि लगभग 25 से $32 के बराबर है। आगे की कुछ तारीखें तय की गई थीं, जिनकी कीमतें अधिक थीं। मारिया एडवार्डा की मौत वाले दिन करीब 100 लोगों के कूदने की उम्मीद थी। अब इस घटना के बाद
थॉट कैटलॉग की रिपोर्ट है कि दोनों संगठनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय कर दिया है। ऑपरेटरों के लिए एक वकील हैं जिन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा, रस्सी कूदना उसी तरह से विनियमित नहीं है जैसे बंजी जंपिंग है, लेकिन यह अपने आप में अवैध नहीं है, यह अपने आप में कानून के खिलाफ नहीं है। अब संदिग्धों के वकीलों ने जी एक आउटलेट को बताया कि ये लोग बहुत अनुभवी थे और वर्षों में ये संगठन की पहली मौत थी। एनबीसी न्यूज के अनुसार एक डिफेंस वकील ने कहा कि संदिग्ध सदमे में हैं। हम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी चर्चा करते हैं। 30 यूओएल आनोस के अनुसार मारिया एडवार्डा के पास भी एक कैमरा था जो अभी तक नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह गोप्रो जैसा कैमरा था। सोचने पर लगता है कि वहां क्या सबूत हो सकते हैं, यह दिलचस्प है। जी एक के अनुसार एक गवाह ने कहा कि प्रशिक्षकों ने सुरक्षा जांच ठीक से नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मोटी रस्सी मारिया एडवर्डा को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जानी थी, वो जमीन पर उलझी हुई थी और आप वीडियो के कुछ हिस्सों में उसे वहां पड़ा हुआ देख सकते हैं। इस मामले में एक और कानूनी विकास हुआ है जिस पर चर्चा करनी है। 30 यूओएल एनोस के अनुसार लिमेरा नगरपालिका कथित लापरवाही के चलते कंकाल पुल के रखरखाव और उस तक पहुंच को नियंत्रित करने में विफल रहने पर संघीय सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। शहर सरकार ने कथित तौर पर कहा है कि उसने पहले संघीय सरकार को इस पुल की सुरक्षा जांच के लिए पत्र भेजे थे। मेयर मुरिलो फेलिक्स ने कहा कि अधिकारियों को इस पुल के जोखिम पहले से पता थे और इसका एक दुर्घटना इतिहास है जिसमें 2024 में पुल से गिरकर एक साइकिल सवार की मौत भी शामिल है। पिछले साल 2 और लोग भी घायल हुए थे। मेयर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फॉक्स के अनुसार कहा, 21 साल की युवती ने एक ऐसी त्रासदी में जान गंवाई जो नहीं होनी चाहिए थी। माफी से बढ़कर कार्रवाई हो ताकि कोई और परिवार ऐसी पीड़ा न झेले। इससे पहले कि हम कानूनी पहलुओं और जांच पर जाएं, मैं मारिया एडवर्डा रोड्रिगेज दे फ्रेटास के बारे में बात करना चाहता हूं। वो जांदीरा में रह रही थीं, जो साओ पाउलो के महानगरीय क्षेत्र में है। वो हाल ही में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में स्नातक हुई थीं। उन्हें फिटनेस व शारीरिक गतिविधियों में रुचि थी और वो सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं। थॉट कैटलॉग के अनुसार उनका एक मंगेतर भी था, जो रिपोर्टेडली जब उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है तो वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए। परिवार और दोस्तों ने इस नुकसान को ऑनलाइन जाहिर किया। एक सदस्य ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे मजाकों को कभी नहीं भूलूंगा प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मारिया एडवर्डा सुंदर और सपनों से भरी युवती थी, जिसके सारे प्लान अधूरे रह गए। एनबीसी न्यूज के मुताबिक मारिया एडवार्डा की मां ने सोशल मीडिया पर बयान दिया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तुम्हें बहुत गले लगाना चाहती थी। तुम्हारा जाना बहुत दुख देता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, मेरी राजकुमारी, और इन 21 वर्षों तक मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे मुंह से मां सुनना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान था। भगवान इस सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद। पानो पनोबियांको एकेडमिया, वह फिटनेस सेंटर जहां मारिया एडवार्डो ने पढ़ाया था, जहां वो काम करती थीं, ने कहा, उद्धरण, आज हमने एक बहुत खास इंसान को अलविदा कहा, अपने पानो पनोबियांको सिल्वरस्टोन परिवार के सदस्य को। मारिया एडवार्डो ने अपनी लगन, स्नेह, खुशी और सम्मान के जरिए अपने आसपास के सभी लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। आपकी उपस्थिति ने माहौल रोशन किया। आपकी यादें दिलों में रहेंगी। इस गहरे दुख की घड़ी में हम परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ प्रार्थना और एकजुटता में शामिल होते हैं और इस क्षति का सामना करने के लिए शक्ति और सांत्वना की कामना करते हैं। अच्छी यादें, साझा पल और उनके द्वारा छोड़ा गया प्यार शांति और सांत्वना का स्रोत बने। मारिया एडवर्डा, शांति से विश्राम करें। बाद में पोस्ट आई कि ये जिम, ये फिटनेस सेंटर सम्मान और शोक में अपनी गतिविधियां निलंबित करेगा। बताया गया, मारिया एडवार्डा का अंतिम संस्कार रविवार को हुआ। ठीक है, मैं इस क्षेत्र के कानून के विशेषज्ञ को लाना चाहता हूं। हमारे साथ फिर जुड़े हैं अद्रेली बारका, ब्राजील की आपराधिक रक्षा वकील। इस बारे में बात करने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में अब हर कोई बात कर रहा है। ये सोशल मीडिया पर चली गई, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा है। अमेरिका में कई बड़े मीडिया आउटलेट्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में कितने लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्या ब्राजील में भी ऐसी कहानी है जिसे बहुत ध्यान मिल रहा है? हाँ, सब इसकी चर्चा कर रहे हैं।
सिर्फ हादसे ही नहीं, पीड़िता के निधन के बाद उस पर की गई टिप्पणियों के कारण भी। तो इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। जब आप उसके शरीर पर की गई टिप्पणियों की बात करते हैं तो आपका क्या मतलब है? इस बात को लेकर बहुत सारी सेक्सिस्ट टिप्पणियां की गई हैं कि वो एक जवान लड़की थी और लोग उसके शरीर को देखने की इच्छा के बारे में बात कर रहे थे। और सच में लोग ऐसा कह रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं? हाँ, कई पुरुष इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत भयानक है। ये तो एक ऐसी बात है जिसे मैं समझ भी नहीं पाया था। ये तो एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है। ये बहुत परेशान करने वाला है, खासकर जब उसकी फैमिली और दोस्त इससे जूझ रहे हैं। यही अगला हिस्सा है। हाँ। इसे थोड़ी देर साइड में रखें। मुझे रोप जंपिंग के बारे में पता नहीं था। क्या ब्राजील में ये आम है? हाँ, ये बहुत आम है। ये कानूनी है ना? कई लोग ऐसा करते हैं। जब आपके पास उचित अनुमति होती है तो यह कानूनी है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। इसकी अनुमति बंजी जंपिंग से अलग है ना? क्या बंजी जंपिंग ज्यादा नियंत्रित होती है? नहीं, दरअसल दोनों पर ही बराबर रूप से कोई नियमन नहीं है। ठीक है। क्या आपको पता है कि ये ऑपरेटर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको पता है कि उनके पास लाइसेंस था या उन्हें कोई अनुमति मिली थी? क्योंकि मैंने कुछ टिप्पणियां देखी हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें अनुमति नहीं थी। उनके पास नहीं थी। उनके पास नहीं थी, उनके पास इसके लिए कोई औपचारिक कंपनी भी नहीं थी। क्या वे जो कर रहे थे वो गैर कानूनी है? हाँ, पूरी तरह से गैर कानूनी। क्या आपको पता है कि अगर जो वे कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं रोका गया या गिरफ्तार किया गया? ये कैसे संभव है कि वे इस तरह की चीजें कर सकते हैं या कथित तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि इसके लिए टिकट बेचना, इस तरह की रस्सी से कूदना, और अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए? अगर वे ऐसा करते हुए पकड़े जाते तो शायद उन पर आरोप लगाया जाता, क्योंकि ना तो उनके पास कोई कंपनी थी, ना ही उनके पास कोई अनुमति थी। लेकिन जहां यह हुआ, वह जगह पहले भी हादसों का स्थल रही है। इसलिए उन्हें किसी भी हालत में वह अनुमति भी नहीं मिलती। हाँ, मैं एक सेकंड में कंकाल पुल के बारे में बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि उन पर किस चीज का आरोप लगाया गया है। तो इन तीन व्यक्तियों पर ठीक-ठीक किस बात का आरोप है? क्या इसे निहित दुर्भावना वाली हत्या कहते हैं या इसका क्या अर्थ है? हाँ, उन पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ये मामला एक बहुत पुरानी बहस को सामने लाता है, जो है इरादा या दोष के बारे में, जिसे हम डॉलस या कुल्पा कहते हैं। उन पर शुरू में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें किसी को मारने का इरादा था, जिसे होम्सिडियो डिलोसो कहा जाता है। तो स्पष्ट रूप से कहें, अभियोजकों को यह साबित करना होगा कि उनका किसी को मारने का इरादा था, या ये कि वे इतने लापरवाह थे कि उन्हें पता था कि ये कितना जोखिम भरा है और वे बस लापरवाह थे। उन्होंने जोखिमों की अनदेखी की। मेरा मतलब है, दोषी ठहराने के लिए मुकदमे में क्या साबित करना होगा? तो मामला ये है, इस मामले ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। और जब ऐसा होता है, तो कभी-कभी इन मामलों को वैसे नहीं या निपटाया जाता, जैसे आम तौर पर दूसरे मामलों में किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास खेलों से जुड़े कई अन्य मामले हैं, ऐसे ही हादसों के मामले। और उन मामलों को हमेशा गैर इरादतन लापरवाही या तकनीकी अकुशलता के रूप में ही देखा गया है। और इस मामले में मीडिया की वजह से इसे ऐसे देखा गया जैसे इन लोगों को जानबूझकर मारने का इरादा था, जबकि एक वकील के तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा मतलब है, जो रिपोर्टिंग में बताया गया है उसके आधार पर ये एक भयानक हादसा लगता है। लेकिन एक गंभीर सवाल है कि उन्होंने उसे सही तरीके से सुरक्षित क्यों नहीं किया, है ना? मेरा मतलब है, सवाल यह है कि अगर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सुरक्षित किया गया है और रस्सी उन पर नहीं थी, तो कोई गलती हुई थी, जो शायद फिर से ये हत्या का एक रूप भी हो सकता है। यह आपराधिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह हत्या की मंशा थी या नहीं। मेरा सवाल है, अभी जिन आरोपों का वे अभी सामना कर रहे हैं और हत्या में क्या फर्क है? मेरा मतलब है, क्या यह हत्या है? क्या यही वजह है कि उन पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है? सही है।
नहीं, असल में उन पर लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितनी रिपोर्टिंग मैंने देखी उसमें कहा गया था कि ये हत्या नहीं है, लेकिन उन पर हत्या का आरोप लगाया जा सका है। क्या अब उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है? हाँ, हाँ, यही वजह है कि वे अभी जेल में हैं। क्योंकि जब मानव वध के मामले की बात आती है, जहाँ कोई दोष नहीं होता, जहाँ लापरवाही होती है, जिसे आप होमिसिडियो कुल्पोसो कहते हैं, जहाँ हम लापरवाही की बात करते हैं, इम्पेरिजिया, सुरक्षा का कर्तव्य, लेकिन सुरक्षा की अनुपस्थिति। ऐसे मामलों में उन्हें जेल की सजा नहीं दी जाती। इस तरह के अपराध के लिए आपको कैद नहीं होती। अगर किसी अपराध में कैद नहीं होती, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी नहीं हो सकता। यही अभी हो रहा है। इस अपराध के कारण 3 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उन्हें शुरू में होमिसिडियो डोलोसो का आरोप लगाना पड़ता है। दोषी पाए जाने पर उन्हें क्या सजा हो सकती है? क्या उम्र कैद? नहीं, अगर उन्हें उन्हीं धाराओं में दोषी पाया जाता है जिनके तहत अभी जांच चल रही है, तो उन्हें 6 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर इसे किसी आम दुर्घटना के मामले की तरह ही निपटाया जाता है, भले ही इसके परिणाम इतने गंभीर क्यों ना हो, तो इसमें 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। सेमी ओपन या ओपन रजीम में भी यही होता है, यानी उन्हें गिरफ्तार या जेल नहीं किया जाता। ठीक है। क्या यह संभव है कि इन आरोपों पर मुकदमा चले और जूरी कहे कि नहीं, उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? उन्हें कम गंभीर अपराध का दोषी ठहराना चाहिए। अमेरिका में कभी-कभी किसी पर हत्या का आरोप लगता है, पर जूरी कहती है यह हत्या नहीं है, हम मैन स्लॉटर का दोषी मानेंगे, जो छोटा आरोप है। क्या ब्राजील में भी ऐसा होता है? हाँ, ठीक है। ठीक है। डिफेंस में आप क्या सोच रही हैं? आपके पास 3 लोग हैं। क्या कोई कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी? वीडियो में आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ 2 लोग उसे ले जाते हुए या कथित तौर पर उसे बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों संदिग्धों में से हर एक की तरफ से क्या डिफेंस दी जाएगी? मुझे लगता है कि डिफेंस ये तर्क देगा कि ये एक कुल्पा का मामला है, ये होमिसिडियो कुल्पोसो का मामला है। और ऐसा क्यों है? आपराधिक सिद्धांत में एक लाइन है जिसमें हमारे पास डोलोर इन्वेनियो और कुल्पा कॉन्सियंते है, जो एक तरफ है। आपके पास इरादा है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आपको पता है कि इसमें जोखिम है और आपको इस बात की परवाह नहीं है कि इसकी वजह से कोई मर भी सकता है। और कुल्पा कॉन्सियंते में आपके पास ऐसी स्थिति होती है जहां आपको पता है कि जोखिम है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपकी अंतरात्मा में आप स्पष्ट हैं कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, कि वह घटना ना घटे। और यहीं पर पेच है, इसे अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी कोई संदेह हो, अदालत को आरोपी के पक्ष में फैसला देना होता है। इसी कारण मुझे लगता है कि यह मामला हत्या के प्रस्ताव के रूप में खारिज होगा, क्योंकि इसमें इरादा साबित करना मुश्किल है। हालांकि इसमें बहुत लापरवाही थी, कई चीजें हुई जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। जहां और ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सरकार को पुल को बंद कर देना चाहिए था। पुलिस को देखना चाहिए था कि वहां क्या हो रहा है। अगर उन्हें पता है कि हमेशा इस तरह के हादसे का खतरा रहता है कि लोग वहां कूदने जाते हैं, वहां किसी तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी। वहां जो लोग यह छलांग लगाना चाहते थे, उन्हें कम से कम अनुमति लेनी चाहिए थी। उनके पास कम से कम एक पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए थी, पर नहीं थी। इस भयानक हादसे को संभव बनाने के लिए जो भी बाकी चीजें हुई, वे सब भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अदालत में जहां असल में विश्लेषण किया जाएगा, सिर्फ उसी दिन की घटना को देखा जाएगा जिसने उस हादसे को जन्म दिया। तो आपके पास संघीय अधिकारी, राज्य अधिकारी और पुलिस हैं जो इसका जवाब देने वाले हैं, और प्रशासनिक रूप से उन्हें अपने अपने संस्थानों या कंपनियों में इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन जहां तक खुद मौत की बात है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों पर आएगी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जो उसे ले जा रहे थे, जिन्हें उसे सुरक्षित करना चाहिए था। और उन लोगों के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि उनका इरादा उसे मारने का था। मुझे देखने दें कि मैं सही समझ रहा हूं या नहीं। गलत हूं तो बताएं। हिरासत में रखने के लिए उन पर हत्या का आरोप है।
अगर मामला अदालत में जाता है तो संभावना है कि उन्हें हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। उन्हें किसी कम अपराध का दोषी पाया जा सकता है और हो सकता है कि उन्हें जेल की सजा न मिले। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मुकदमा कब होगा और क्या ये जूरी के सामने होगा या जज के सामने? अगर इसे शुरू से ही होमिसीडियो कर्पोसो के रूप में माना गया होता, तो जूरी नहीं होती, सिर्फ एक जज होता। लेकिन चूंकि इसे होमिसीडियो डोलोसो के तहत देखा जा रहा है, इसलिए उन्हें जूरी का सामना करना पड़ेगा। और क्या ये सर्वसम्मति से होता है? जूरी का फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। वे और वहां कितने जूरी सदस्य होते हैं? ये सर्वसम्मत होना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि इस मामले का एक मुख्य पहलू भागने के आरोप हैं, जिसमें 2 लोग कथित तौर पर जंगल में भागे। आप क्या सोचते हैं? क्या वह इसलिए था कि आप जानते हैं, वे घबरा गए थे, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है? या क्या एक अभियोजक कह सकता है कि यह उनकी दोषिता का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि वे जानते थे, उनका काम अपराध था। आप क्या सोचते हैं? जहां तक मैं देख सकती हूँ, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वे जानते थे कि जो हुआ वह एक अपराध था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से कि वे भाग गए, इसका मतलब है कि वे किसी चीज के दोषी थे या उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसे नहीं भागे जैसे यह पहले से योजना बनाई गई हो। वे बस भाग गए, वे सदमे में थे। और फिर से मैंने बताया था कि यही एक बचाव पक्ष के वकील ने कहा था। बस मुझे आपसे पूछने दीजिए, ये कैसे संभव है कि ऐसा हुआ? आप वीडियो में देख सकते हैं कि वे उसे उठा ले जाते हैं। यह बहुत साफ दिखता है कि वह ठीक से बंधी नहीं है। यह भी साफ दिखता है कि वहां कोई रस्सी नहीं है। आप कह सकते हैं कि रस्सी जमीन पर उलझी हुई पड़ी दिखती है। यह कैसे संभव है कि वे उसे ठीक से बांधने में असफल रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है कि ये सब यूं ही हुआ। जब मैंने वीडियो देखा तो मैं घबरा गई, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। उसके पास रस्सी नहीं थी, फिर भी किसी ने नहीं सुना। शायद क्योंकि वे हमेशा लोगों को चिल्लाते सुनने की आदी हैं, इसलिए उनका ध्यान नहीं भटक सकता, नहीं तो सामने वाले को चोट लग सकती है। लेकिन साथ ही यह मानना मुश्किल है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, तो संघीय सरकार, नगरपालिका, शहर शायद संघीय सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, है ना? कि वे कहते हैं कि वे लापरवाह थे। उन्हें इस पुल की सही तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए थी। किसी को भी वहां पहुंचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, ये मामला कहाँ जाएगा? क्या ये एक मुकदमा बनने जा रहा है? क्या ये एक मजबूत मुकदमा है? मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है ये मजबूत मुकदमा है, क्योंकि पुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वे ही अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। शहर की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी अथॉरिटी यह कर सकती थी। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, सभी को यह करना चाहिए था। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में ये बहुत स्पष्ट है कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगर वे उन पर केस करें तो क्या होगा? मुझे लगता है कि यह मुकदमे तक जाता है। नतीजा क्या होता है? अगर केंद्र सरकार हार जाती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? क्या वे जुर्माना भरते हैं? क्या ऐसा होता है? क्या केंद्र सरकार शहर को जुर्माना देती है? हाँ, शायद एक जुर्माना, ठीक है। शायद एक। जुर्माना या डैमरेज। क्या उन्हें, आप जानते हैं, कोई बदलाव करना पड़ता है? क्या उन्हें पुल को सुरक्षित करना पड़ता है? क्या उन्हें इसे गिराना पड़ता है? क्या उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किसी को भी इसमें पहुंच न हो? हाँ, वो पहले ही होना चाहिए था। ठीक है, जाने से पहले एक सवाल और है। लगता है मरिया डुआर्टा के पास शायद गोप्रो कैमरा था, लेकिन अधिकारी उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पता नहीं आपने कुछ नया सुना है या नहीं। अगर उन्हें फुटेज मिलती है, अगर उन्हें कैमरा मिल जाता है और वे फुटेज हासिल कर लेते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका केस पर क्या असर पड़ेगा? ये इस पे निर्भर करता है कि फुटेज में क्या है। अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम रुको सुनाई नहीं देता। अगर कैमरा दिखाता है कि उसने रुकने के लिए कहा या रोकने की कोशिश की, तो ये साबित करेगा कि उन्हें पता था कि वह बिना सुरक्षा के थी। लेकिन मुझे लगता है इसकी संभावना कम है। हाँ, देखो, सोचो, अगर लोग जोर से कहें, उसके पास रस्सी नहीं है,
वो सुरक्षित नहीं है। उसके पास रस्सी नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर उसे उस किनारे से फेंका जो इरादे के लिए अहम है। हालांकि मामला अभी शुरुआती चरण में है। हम देखेंगे कि मामला कहा जाता है। यह बहुत दुखद स्थिति है। वह वीडियो भयानक है। सोचकर डर लगता है कि उसने क्या सहा होगा। सोचकर बुरा लगता है कि अभी उसे और उसके परिवार दोस्तों को क्या झेलना पड़ रहा है। शुरुआत में आपने जो कहा, उसके अलावा मरिया एडवार्डा पर लोगों की टिप्पणियां भी भयानक हैं। एड्रियली बर्का, यहां आने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करता हूं। धन्यवाद जैसी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। साइड बार पर फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X या Instagram पर फॉलो करें और मेरा न्यूज नेशन शो जेस्सी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों।